हेलो एवरीवन। वेलकम टू बायोशास्त्र। आज हम स्टार्ट करेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि एक सेकंड। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि प्लांट जो है वो सनलाइट यूटिलाइज करके एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस करता है। ठीक है। और ये इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट होता है, इसके लिए उसको हम बोलते हैं लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन, उसका लोकेशन कहाँ पे, कौन सी वेवलेंथ यूज करता है, कौन सी लाइट यूज करता है, कौन से सेल ऑर्गेनल में होता है, ये सब हम लोगों ने देखा था। ठीक है। तो लाइट रिएक्शन में एटीपी एंड एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। नंबर ऑफ एटीपी, हाउ मेनी नंबर्स ऑफ एटीपी, हाउ मच नंबर्स ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच आर सिंथेसाइज्ड, ये हम लोगों ने देखा था। जैसे कि 3 एटीपी का सिंथेसिस होता है एंड 2 एनएडीपीएच का सिंथेसिस होता है। ठीक है। तो ये जो एटीपी एंड एनएडीपीएच है, इसको ही यूटिलाइज किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फिर सुक्रोज फ्रुक्टोज। ठीक है। तो इसको, ये जो रिएक्शन है, यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी एंड एनएडीपीएच टू मेक ग्लूकोज, इसको ही हम बोलेंगे डार्क रिएक्शन। ठीक है। तो ऐसा है क्या कि लाइट रिएक्शन लाइट में होती है, इसके लिए लाइट बोलते हैं लाइट रिएक्शन को। एंड डार्क रिएक्शन डार्क कंडीशन में होते हैं, इसके लिए इसको हम डार्क रिएक्शन बोलते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम आगे जाके देखेंगे कि डार्क रिएक्शन एंड लाइट रिएक्शन दोनों ही लाइट के प्रेजेंस में होते हैं। अगर लाइट का एब्सेंस रहा वहां पे, तो कोई भी रिएक्शन वहां पे परफॉर्म नहीं होगी। ठीक है। ये एक मिस नॉमिनल है, ये एक मिस नोमेनक्लेचर हुआ था। जस्ट डिफरेंशिएशन बिटवीन लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन। तो ये एक नोमेनक्लेचर हुआ था। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो यहाँ पे, वेयर आर एटीपी एंड एनएडीपीएच मींस। तो सपोज यहाँ पे मैं एक लीफ का सेक्शन, लीफ ड्रॉ करता हूँ, लीफ। ठीक है। बड़ा सा लीफ ड्रॉ करते हैं हम। ठीक है। लीफ ड्रॉ किया मैंने। और लीफ के अंदर एक सेल को हम सपोज यहाँ पे अज्यूम करते हैं, ये एक लीफ का एक सेल है। एक सेल है, सिंगल सेल अज्यूम करो। और ये एक सेल के अंदर एक स्पेशलाइज कंपार्टमेंट हुआ करता था, जिसको हम बोलते थे क्लोरोप्लास्ट। ये एक सपोज एक क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, ये क्लोरोप्लास्ट है। एंड लीफ का ये सेल कौन सा है, सेल अगर हम मोर स्पेसिफिकली बात करें, तो ये सेल जो है वो मीजोफिल सेल, मीजोफिल। ठीक है। और मीजोफिल के अंदर है क्लोरोप्लास्ट। एंड क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी छोटे छोटे सैक लाइक स्ट्रक्चर थे, उसको हम बोलते थे ग्राना या फिर थाइलोकॉइड। तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ थाइलोकॉइड, ये एक थाइलोकॉइड है। ये एक थाइलोकॉइड है। ठीक है। और यहाँ पे सनलाइट है। यहाँ पे यहाँ पे सन है, सन से लाइट आ रही है। ठीक है। और थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन के ऊपर हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में कि कुछ प्रोटीन पार्टिकल्स रहते हैं, जैसे कि फोटोसिस्टम 2, फिर फोटोसिस्टम 1, एंड यहाँ पे रहेगा यूबिक्यूटिन, सॉरी प्लास्टोक्वानिन, उसके बाद रहेगा प्लास्टोसाइनिन। और यहाँ पे ये फोटोसिस्टम्स है। और यहाँ पे लाइट होके ये ग्राना के अंदर का स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, इसको हम बोलेंगे लूमेन। इसको हम बोलेंगे, पूरा को हम लूमेन बोलेंगे। एंड ग्राना के जो बाहर वाला जो है, इसको हम बोलेंगे स्ट्रोमा। ये पूरा जो है वो है स्ट्रोमा। ये है ल्यूमेन एंड ये है स्ट्रोमा। सन की लाइट फोटोसिस्टम्स के ऊपर स्ट्राइक करती है, और वहां पे, यहाँ पे
एक ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स एक प्रोटीन था, वो वाटर को ब्रेक करता था एंड कन्वर्ट करता था 4H+ एंड इलेक्ट्रॉन्स को प्लस ऑक्सीजन को। और यही ऑक्सीजन जो है हम लोग जो ब्रीथ कर रहे हैं, जो यूटिलाइज कर रहे हैं, यहाँ से ही आ रहा है वो ऑक्सीजन। यहाँ पे ये जो ऑक्सीजन है वो सेल के बाहर जाएगा, ऑर्गेनल के बाहर जाएगा, फिर सेल के बाहर जाएगा, और फिर लीफ के बाहर जाएगा थ्रू स्टोमाटा। अब स्टोमाटा क्या होता है वो आप एनाटॉमी की क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन ऑक्सीजन कहाँ से आ रहा है? ऑक्सीजन वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके, वहां पे कौन ब्रेक कर रहा है? तो उसका नाम है ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। वो वाटर के मॉलिक्यूल को ब्रेक कर रहा है और वाटर का कन्वर्जन हाइड्रोजन आयंस प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस ऑक्सीजन में कन्वर्ट कर रहा है। वही ऑक्सीजन डिफ्यूज होके सेल के बाहर आ रहा है, ठीक है। इतना क्लियर है? और ये हम यूटिलाइज करते हैं, और बाकी के जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ऑक्सीजन ये यूटिलाइज करते हैं फॉर रेस्पिरेशन। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये वाला, अरे ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से ट्रैवल करेगा, उसको ही हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन। और ये इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करने के बाद यहाँ पे कन्वर्जन होगा NADP का NADPH में, ठीक है। प्लस यहाँ पे जो हाइड्रोजन आयंस वो भी यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसका नाम था FOF1 पार्टिकल, या फिर F0F1 पार्टिकल बोल सकते हैं हम। यहाँ पे यहाँ से पास होगा और यहाँ पे ADP का कन्वर्जन किया जाएगा ATP में, ठीक है। तो हमारे पास अभी है 3 NADPH एंड 2 ATP। और ये कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है स्ट्रोमा के अंदर। अभी स्ट्रोमा में ये ATP एंड NADPH का यूटिलाइजेशन किया जाता है फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज। और ये इतना भी इजी ऐसा पाथवे नहीं है, ठीक है। ये पाथवे, जो फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज का जो पाथवे है, वो 13 बायोकेमिकल रिएक्शन से बना है। 13 बायोकेमिकल रिएक्शन, और वो 13 बायोकेमिकल रिएक्शंस ग्रुप किए जाते हैं 3 फेजेस में। जैसे एक है कार्बोक्सिलेशन, एक है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड है रिडक्शन, एंड थर्ड है रीजनरेशन। अगर लाइट प्रेजेंट नहीं रहा तो ATP एंड NADPH भी नहीं बनेगा, और ATP एंड NADPH भी नहीं बनेगा तो वहां पे ग्लूकोज भी नहीं बनेगा। तो जो लाइट जो है वो रिक्वायर्ड है फॉर लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन के लिए इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड है, ठीक है। इनडायरेक्टली रिक्वायर्ड, ऐसा नहीं है कि डार्क रिएक्शन है और डार्क रिएक्शन है इसके लिए हम उसको बोलेंगे उसके लिए लाइट यूटिलाइज नहीं होती। नहीं, लाइट यूटिलाइज होती है लेकिन इनडायरेक्टली होती है, ठीक है। तो ये एक मिस नॉमेनक्लेचर हुआ था, उसका नामकरण जो हुआ था वो मिस किया था, मतलब गलत किया था, ठीक है। इतना क्लियर है? अभी हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन कहाँ पे होता है। डार्क रिएक्शन का लोकेशन हम लोगों ने अभी जस्ट देखा कि डार्क रिएक्शन का लोकेशन होगा स्ट्रोमा के अंदर, क्योंकि स्ट्रोमा के अंदर ही ATP का सिंथेसिस हो रहा है एंड स्ट्रोमा के अंदर ही NADPH का सिंथेसिस हो रहा है। कोई भी रिएक्शन जो है, कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन विदाउट एनर्जी काम ही नहीं कर सकती। तो ATP एक तो एनर्जी करेंसी है, हम ATP एज ए एनर्जी करेंसी यूज करते हैं, तो ATP वहां पे यूटिलाइज होगा। प्लस डार्क रिएक्शन में जो भी एंजाइम्स हैं, जो भी लगने वाले एंजाइम्स है, जैसे रूबिस को एक मान लो आप, वो वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है। अगर कोई, मतलब अगर डार्क रिएक्शन के परफॉर्म करने के लिए जो एंजाइम है वो स्ट्रोमा के अंदर प्रेजेंट है, तो स्ट्रोमा में ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन होगा, ठीक है। क्लियर है इतना? ये है इसका लोकेशन। फिर अभी हम देखेंगे कि डार्क रिएक्शन, मतलब डार्क रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, CO2 को फिक्स कर रहे हैं। और CO2 को फिक्स करने के लिए डार्क रिएक्शन में 4 पाथवेज हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे C3 पाथवे,
अब C3 को C3 क्यों बोलते हैं? C3 को C3 क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट बनता है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन वो है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट। फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट है आफ्टर कार्बोक्सिलेशन वो है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरेट आर इज थ्री कार्बन कंपाउंड। इसके लिए इसको हम बोलते हैं C3 पाथवे। और भी उसके कुछ नाम है, जैसे कि केल्विन साइकिल, आपने पढ़ा ही होगा केल्विन साइकिल। केल्विन साइकिल, तो केल्विन साइकिल जो मेल्विन केल्विन जो नाम का जो साइंटिस्ट थे, मेल्विन केल्विन। मेल्विन केल्विन ने ये C3 पाथवे का डिस्कवरी किया। इसके लिए उसको उसके हॉनर के लिए हम उसको केल्विन पाथवे बोलते हैं या फिर केल्विन साइकिल बोलते हैं, ठीक है। और उसने कैसे डिटेक्ट किया, कैसे आइडेंटिफिकेशन किया? उसने रेडियो आइसोटोप्स यूज किए, उसने रेडियो लेबल्स यूज किए कार्बन के। और उसके बाद उसको और भी कुछ नाम बोलते हैं, जैसे CO2 का रिडक्शन, CO2 रिडक्शन पाथवे, प्लस उसको और ऐसे भी बोल सकते हैं हम CO2 असिमिलेशन पाथवे, प्लस उसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कार्बन फिक्सेशन, ठीक है। इसको हम डार्क रिएक्शन भी बोल सकते हैं, डार्क रिएक्शन। इसको हम रिडक्टिव रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी बोल सकते हैं, ठीक है। ये C3 साइकिल को ही इतने डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है, जैसे कि केल्विन साइकिल, CO2 रिडक्शन पाथवे, CO2 असिमिलेशन पाथवे, कार्बन फिक्सेशन पाथवे, डार्क रिएक्शन, रिडक्टिव पेंटोस फॉस्फेट पाथवे, ठीक है। क्यों C3 को C3 पाथवे बोलते हैं? क्योंकि जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है वो है थ्री फॉस्फोग्लिसरेट, एंड थ्री फॉस्फोग्लिसरेट इज थ्री कार्बन प्रोडक्ट, ठीक है। तीन कार्बन से बना हुआ प्रोडक्ट है। सेकेंड जो है वो है C2 पाथवे। और C2 पाथवे नथिंग बट फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन इसका हम डिटेल में बात करेंगे आगे के कुछ लेक्चर में, ठीक है। और C2 को C2 क्यों बोलेंगे? क्योंकि ऑब्वियसली जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है वो है फॉस्फोग्लाइकोलेट, एंड फॉस्फोग्लाइकोलेट इज अ टू कार्बन कंपाउंड। तो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट दो कार्बन से बना हुआ है, इसके लिए हम उसको C2 पाथवे बोलेंगे। फिर आगे जाके हम देखेंगे C4 पाथवे। अभी C4 को C4 क्यों बोलेंगे? क्योंकि C4 में जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है वो मैलेट रहेगा या फिर ऑक्सैलो एसिटिक एसिड रहेगा, इसके लिए हम C4। और कैम पाथवे है, कैम क्रासिलासियन एसिड मेटाबोलाइट। उसका भी ये भी एक उसका भी फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, और ये भी एक फोर कार्बन का कंपाउंड है। तो ये डिफरेंट डिफरेंट CO2 फिक्सेशन के सिस्टम्स है। आगे देखते हैं। हम हम आज टारगेट करेंगे C3 पाथवे के ऊपर, कि C3 पाथवे होता क्या है, कैसे होता है। लास्ट स्लाइड में ही देखा था कि C3 पाथवे जो है वो 13 बायोकेमिकल रिएक्शन से बना, और ये 13 बायोकेमिकल रिएक्शंस आर ग्रुप्ड इनटू थ्री फेजेस। जैसे फर्स्ट है कार्बोक्सिलेशन, सेकेंड है रिडक्शन, एंड थर्ड है रीजनरेशन। अभी कार्बोक्सिलेशन मतलब नथिंग बट क्या होना चाहिए? कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है कि एटमोस्फेयर से जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड वो फिक्स किया जाता है। और एटमोस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्स किया जाता है, तो कार्बन को एक्सेप्ट करने के लिए भी कोई तो सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूँ, ये है एटमोस्फेरिक CO2। ये CO2 जाएगा सेल के अंदर थ्रू स्टोमाटा, और स्टोमाटा के अंदर जाने के बाद यहाँ पे कार्बन को फिक्स करने के लिए कार्बन का कोई तो एक्सेप्टर होना चाहिए, कोई तो एक सबस्ट्रेट होना चाहिए। तो कार्बन के लिए यहाँ पे पहले से ही बैठा था एक मॉलिक्यूल, उसका नाम है राइबिलोज बिसफॉस्फेट, RUBP, ठीक है। और ये RUBP इसको एक्सेप्ट करेगा, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। ये रिएक्शन परफॉर्म करने के लिए एक एंजाइम रिक्वायर्ड है, और उसका नाम है
रुबिस्को, रुबिस्को मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम है पूरे दुनिया में। मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन जो है, मोस्ट अबंडेंट एंजाइम जो है वो है रुबिस्को। ठीक है। रुबिस्को का फुल फॉर्म है राइबुलोज, राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। ठीक है। तो ये जो कार्बोक्सिलेशन का जो रिएक्शन जो है CO2 को RUBP के अंदर फिक्स करने का जो रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और कार्बोक्सिलेशन जो रिएक्शन है वो परफॉर्म कौन करता है? यूजिंग एंजाइम रुबिस्को। ठीक है, रुबिस्को। इतना क्लियर है? ठीक है। और ये कार्बोक्सिलेशन में नथिंग बट क्या हो रहा है? कार्बोक्सिलेशन में CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सिलेशन। और आफ्टर फिक्सेशन जो फर्स्ट स्टेबल जो प्रोडक्ट बनता है उसका नाम है फॉस्फोग्लिसरेट या फिर 3 फॉस्फोग्लिसरेट। इसके लिए हम C3 पाथवे को C3 पाथवे बोलते हैं। सेकेंड जो फेज है वहां पे रिडक्शन होगा। और रिडक्शन किसका होगा? रिडक्शन होगा 3 PJ का। जो 3 PJ जो फर्स्ट टेबल प्रोडक्ट बना था 3 कार्बन मॉलिक्यूल का, ठीक है, उसका रिडक्शन होगा। और रिडक्शन करने के लिए यहाँ पे 2 ATP मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे प्लस 2 NADPH का कंजम्पशन होगा। तो जो आप याद करो अभी कि जो ATP जो बन रहा था स्ट्रोमा के अंदर प्लस NADPH जो बन रहा था स्ट्रोमा के अंदर, वो रिडक्शन फेज में यूटिलाइज होता है। फर्स्ट जो कार्बोक्सिलेशन है वहां पे कोई भी एनर्जी यूटिलाइज नहीं होती, कोई भी ATP NADPH का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। लेकिन जो रिडक्शन फेज है, रिडक्शन फेज में ATP 2 ATP का यूटिलाइजेशन होगा एंड 3 NADPH, सॉरी, 2 NADPH का रिडक्शन यूटिलाइजेशन में। थर्ड, अभी जो RUBP जो सबस्ट्रेट यूज किया है, देखो RUBP जो सबस्ट्रेट यूज किया है इसके अंदर एक कार्बन ऐड हुआ, ठीक है, उसके बाद मॉलिक्यूल बना 3 PGA। ठीक है, 3 PGA के 2 मॉलिक्यूल्स बने, उसमें से जो कार्बन है वो यूटिलाइज होगा फॉर प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज। एंड वापस से आरयूबीपी को आरयूबीपी के फॉर्म में लाना चाहिए कि नहीं? ठीक है, तो ये आरयूबीपी का वापस से जो रीजनरेशन होता है उसको हम बोलेंगे रीजनरेशन स्टेप। ठीक है। तो रीजनरेशन स्टेप्स के लिए भी एक ATP का रिक्वायर्ड है। अगर मुझे एक कार्बन को फिक्स करना है, एक कार्बन को फिक्सेशन के लिए मुझे 3 ATP का रिक्वायरमेंट है एंड 2 NADPH का रिक्वायरमेंट है, 2 NADPH। ठीक है, इतना क्लियर है? अभी हम देखेंगे कैसे पाथवे परफॉर्म होता है। देखो, वापस से सपोज मान लो यहाँ पे, यहाँ पे ये पूरा जो है वो एक लीफ का स्ट्रक्चर है, ये पूरा जो है लीफ, सॉरी, मान लो कि ये एक लीफ है, मान लो लीफ का एक सेल है, मान लो। ठीक है, और यहाँ पे लीफ का एक स्टोमाटा था। ठीक है, प्लस यहाँ पे इसके अंदर एक, मैं बड़ा ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि मुझे क्लोरोप्लास्ट से मतलब है, बाकी के कोई सेल ऑर्गेनल से नहीं, तो मैं यहाँ पे बड़ा सा क्लोरोप्लास्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या था? थाइलाकोइड। यहाँ पे थाइलाकोइड ड्रॉ करेंगे, बड़ा ही ड्रॉ करेंगे, एक ही ड्रॉ करेंगे, थाइलाकोइड। यह है थाइलाकोइड। क्या देखा था हम लोगों ने कि यहाँ पे सन
सन है, सन अपनी लाइट इमिट कर रहा है, और लाइट इमिट करने के बाद कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रहा है लाइट का? यहाँ पे एक मॉलिक्यूल्स थे, जैसे फोटो सिस्टम टू, फोटो सिस्टम वन, प्लास्टोक्यूनॉन, इधर प्लास्टोसाइनिन रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे रहेगा F1FO, ठीक है, और यहाँ पे एक है मेरा वाटर, H2। जैसे ही लाइट स्ट्राइक होगा, वाटर का स्प्लिटिंग होगा, और वाटर के स्प्लिट होने के बाद यहाँ पे H प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन्स प्लस ऑक्सीजन का जनरेशन होगा। इलेक्ट्रॉन्स जो है ये यहाँ से जाएंगे फोटो सिस्टम टू से, फिर प्लास्टोक्विनाइन से, फिर साइटोक्रोम B6F से, फिर जाएगा फोटो सिस्टम वन में FeSX, FeSA, FeSB, FAD, NADP रिडक्टेस, फिर यहाँ पे फाइनली NADP का कन्वर्जन होगा NADPH में, ठीक है। और ये जो H प्लस है, ये H प्लस जाएगा F1FO पार्टिकल से, और यहाँ पे ADP का कन्वर्जन किया जाएगा ATP। ये हम लोगों ने देखा था। फिर यहां से जो ऑक्सीजन है वापस से कहा जाएगा, ऑक्सीजन जो है वो जाएगा सेल के बाहर थ्रू स्टोमाटा। अभी ये यहाँ पे यहाँ पे स्टोमाटा से वापस से क्या आ रहा है? स्टोमाटा से आ रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। और ये अभी CO2 को फिक्स करने के लिए कौन एक्सेप्टर था? हम लोगों ने देखा था लास्ट साइड में, ये CO2 को एक्सेप्ट करने के लिए, ये CO2 को वेलकम करने के लिए पहले से ही एक मॉलिक्यूल था, उसका नाम था RUBP, राइबिलोस बिसफॉस्फेट। राइबिलोस बिसफॉस्फेट CO2 को एक्सेप्ट करेगा, ठीक है, फर्स्ट एक्सेप्टर रहेगा CO2 का। और यहाँ पे एंजाइम कौन काम करेगा? यहाँ पे एंजाइम करेगा रुबिस्को, राइबिलोस बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। जैसे ही राइबिलोस राइबिलोस एक 5 कार्बन कंपाउंड है, राइबिलोस एक 5 कार्बन कंपाउंड है, और प्लस एक कार्बन हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, इसका मतलब राइबुलोस के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड ऐड हो रहा है। तो राइबुलोस के बाद जो प्रोडक्ट बनने वाला है उसमें कौन कितने कंपाउंड रहेंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल्स रहेंगे, ठीक है। और ये ही फेज को हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन। फिर ये 3 कार्बन कंपाउंड जो है वो, ये 6 कार्बन मॉलिक्यूल जो है वो स्प्लिट होगा, 6 कार्बन मॉलिक्यूल स्प्लिट होगा और कन्वर्ट होगा 3 फॉस्फोग्लिसरेट में। 3 फॉस्फोग्लिसरेट एक 3 कार्बन का मॉलिक्यूल है, और मेरे पास 6 कार्बन थे, तो 3 कार्बन के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे सिंथेसिस हो गए, ठीक है। और ये रिएक्शन में कोई भी कौन सी भी एनर्जी नहीं रिक्वायर्ड है, ये विदाउट एनर्जी यहाँ पे हो रही है। इसके बाद 3 फॉस्फोग्लिसरेट जो है वो कन्वर्जन किया जाएगा 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में। देखो, हम क्या देखते थे पहले कि CO2 प्लस वाटर, CO2 प्लस वाटर प्लस लाइट एनर्जी, और बाद में हम लोग को मिलता था बाद में हम लोग को मिला था C6, एक मिनट, C6H12 एंड O6। तो ये जो कार्बन है, ये वाला कार्बन है, ये जो ऑक्सीजन जो C6H12O6, ये जो है ये वाला, ये हम लोगों ने देखा था, ठीक है। लेकिन मैं अभी ये बता रहा हूँ कि ये जो H जो आ रहा है ना, C6H, CO2 जो आ रहा है, CO2 के अंदर H तो है ही नहीं ना, वाटर को हम स्प्लिट कर रहे हैं, ठीक है। तो CO2 का कन्वर्जन C6H12O6 में कैसे हो रहा है? तो 6 कार्बन तो है यहाँ पे मिल रहा है, ये एज इट इज ऐसे, ठीक है, ऑक्सीजन भी मिल रहा है यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो ये H प्लस आया कहाँ से?
ये H+ देगा अपना NADPH। ये NADPH यहाँ पे यूटिलाइज होगा ऐसे। फिर 3 फॉस्फोग्लिसराइड का कन्वर्जन होगा अल्डिहाइड में, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, 3 फॉस्फो 3PgAl, ठीक है, 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। और ये कन्वर्जन कैसे होगा, यहाँ पे हम डालेंगे NADPH। जैसे ही NADPH यहाँ पे रिडक्शन करेगा, यहाँ पे कन्वर्जन होगा NADPH का NADP, और वापस से NADPH कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे लाइट रिएक्शन वापस NADP का कन्वर्जन NADPH में, ठीक है। प्लस ये रिएक्शन एनर्जी डिपेंडेंट है, तो एनर्जी एनर्जी कौन सी एनर्जी यूज करेगा, ये यूज करेगा यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ, ठीक है, इतना क्लियर है। अब ये 3PgL है ना, ये इसको ही हम बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट, इसको ही हम बोलेंगे ट्रायोस फॉस्फेट। और ये ट्रायोस फॉस्फेट जो है वही आगे जाके काम करेगा फॉर सिंथेसिस ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो 2 मॉलिक्यूल 3PGA के बन गए, 2 मॉलिक्यूल 3PGAL के बन गए, और उसमें से एक कार्बन यूटिलाइज हुआ फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, एंड बाकी के जो 5 कार्बन जो है वापस RUBP में कन्वर्ट होगा। तो ये फेज को हम बोलेंगे रीजनरेशन, रीजनरेशन। तो फर्स्ट स्टेप कौन सा है, जहां पे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स हो रहा है उसको हम बोलेंगे कार्बोक्सिलेशन, कार्बोक्सिलेशन। सेकेंड स्टेप जहां पे रिडक्शन हो रहा है यूजिंग NADPH एंड ATP, तो इसको हम बोलेंगे रिडक्शन। और बाद में आफ्टर रिडक्शन जो जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें से ही एक कार्बन यूटिलाइज किया जाएगा ग्लूकोज को कन्वर्ट करने के लिए, और बाद में जो 5 कार्बन जो बचे हैं वो वापस से रीजनरेट होंगे फॉर सिंथेसिस ऑफ RUBP, तो वो स्टेप को हम बोलेंगे रीजनरेशन। तो एक क्वेश्चन ऐसा है कि अगर एक कार्बन यूटिलाइज हो रहा है ग्लूकोज के लिए, लेकिन ग्लूकोज तो 6 कार्बन मॉलिक्यूल, तो ऐसे कैसे, तो ये एक कार्बन को हम फिक्स कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही 6 बार ये साइकिल चलेगी तो मुझे एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल सिंथेसिस होगा, एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल मिलेगा। समझ में आ रहा है? तो मुझे बताओ अभी, ठीक है, अगर मैं एक कार्बन के मॉलिक्यूल को एक कार्बन के मॉलिक्यूल को सिंथेस फिक्स करना है मुझे, तो यहाँ पे मुझे चाहिए 3 ATP, एक 2 ATP रिडक्शन फेज में हुआ, एक ATP यहाँ पे यूज हुआ, ठीक है। प्लस मुझे चाहिए 2 NADPH यहाँ पे यूज हुआ है रिडक्शन फेज में। लेकिन ग्लूकोज जो है 6 कार्बन मॉलिक्यूल है, तो मुझे कितने मॉलिक्यूल को फिक्स करना होगा, मुझे 6 कार्बन के मॉलिक्यूल को फिक्स करना होगा, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करना होगा। तो मुझे कितने ATP एंड NADPH का रिक्वायरमेंट है, तो मैं जस्ट सिंपली बोलूंगा 6 कार्बन के लिए मुझे 18 ATP का रिक्वायरमेंट है, प्लस 12 NADPH का रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम होंगे कि अगर मुझे 3 कार्बन को फिक्स करना है तो कितना ATP एंड कितना NADPH का जनरेशन, अगर मुझे 2 कार्बन को फिक्स करना है तो कितना ATP एंड NADPH का सिंथेसिस होगा। लोकेशन कहाँ पे, तो लोकेशन स्ट्रोमा में है डार्क रिएक्शन का, एंड थाइलाकॉइड के मेम्ब्रेन में है लाइट रिएक्शन का। कौन से लाइट यूज होता है, रेड लाइट, ब्लू लाइट। वेवलेंथ क्या है, ठीक है, कितना ATP का प्रोडक्शन हो रहा है, कितना NADPH का प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। कौन से फेज है 3C3 साइकिल में, रिडक्शन, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। लाइट यूटिलाइज कौन से पाथवे में हो रहा है, लाइट रिएक्शन में हो रहा है। डार्क रिएक्शन है हो, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है, अगर लाइट प्रेजेंट नहीं है तो डार्क रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, डार्क रिएक्शन होगा कि नहीं होगा। अगर लाइट एब्सेंट है
तो डार्क रिएक्शन होगा कि नहीं होगा? ऑब्वियसली डार्क रिएक्शन वहां पे नहीं ही होगा, क्योंकि डार्क रिएक्शन के लिए जो लगने वाले जो एटीपी एंड एनएडीपीएच जो है, वो ही लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट है। अगर लाइट ही नहीं रहेगी तो लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा, एंड लाइट रिएक्शन ही नहीं होगा तो डार्क रिएक्शन करने के लिए जो एटीपी एंड एनएडीपीएच जो है, वो यहाँ पे प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे, डार्क रिएक्शन वहां पे हाल्ट होगी। ठीक है, इतना क्लियर है? ठीक है, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे उसके आगे वाला पाथवे, C4 पाथवे पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, और यहाँ पे और एक है, ये जो रुबिस्को जो है ना, रुबिस्को एक एंजाइम जो है ना, वो बहुत ही बेवकूफ एंजाइम है। ठीक है, ठीक है, अगर रुबिस्को के सराउंडिंग में कार्बन प्रेजेंट है तो रुबिस्को कार्बन को एक्सेप्ट करेगा, और अगर रुबिस्को के सराउंडिंग में कार्बन से ज्यादा ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन हाई है तो रुबिस्को ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, इसके लिए रुबिस्को को बोलते हैं राइबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेशन एंड ऑक्सीजनेशन। तो कार्बोक्सिलेशन मतलब अगर कार्बन प्रेजेंट है तो कार्बोक्सिलेशन का रिएक्शन परफॉर्म करेगा, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो वो ऑक्सीजनेशन का मतलब ऑक्सीजन को एक्सेप्ट करेगा। इतना मतलब ऐसा है कि सपोज यहाँ पे एक सपोज यहाँ पे एक बंदा है। ठीक है, यहाँ पे एक बंदा है, अगर इसके सामने गुलाब जामुन रख दें, हम गुलाब जामुन, और इसके सामने हम गाजर का हलवा रख देंगे, तो ये बंदा गुलाब जामुन को फिक्स करेगा। ठीक है, वो गाजर के हलवे के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, अगर इसके सामने हम गुलाब जामुन रखेंगे एंड करेला की भाजी रखेंगे, तो ये गुलाब जामुन को ही फिक्स करेगा। ठीक है, मतलब रुबिस्को के सामने अगर हम कार्बन रखेंगे तो कार्बन को फिक्स करेगा, अगर रुबिस्को के सामने अगर हम ऑक्सीजन रखेंगे तो ऑक्सीजन को फिक्स करेगा। ठीक है, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।